आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पठानकोट आतंकी हमले को 10 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बचे हैं विदेश सचिव स्तर की बातचीत में। हिंदुस्तान ने तमाम सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। कार्रवाई करना तो दूर, जो सबूत हमने दिए हैं उसे नाकाफी बता रहा है पाकिस्तान। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान की पैंतरेबाजी। पहले कार्रवाई का भरोसा, अब सबूतों पर ड्रामेबाजी। पठानकोट पर आतंकी हमले के मामले में भी पाकिस्तान फिर अब उसी पुरानी बेशर्मी की राह पर चल पड़ा है। 26/11 के मुंबई हमले पर जिस बेशर्मी से पाकिस्तान ने भारत से भेजे सबूतों पर आंखें मूंद ली थी, कुछ वही हरकतें अब पाकिस्तान पठानकोट आतंकी हमले के बाद कर रहा है। पठानकोट आतंकी हमले को 10 दिन बीत गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई नील बटे सन्नाटा है। भारत ने तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस हमले को पाकिस्तान से भेजे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी और सबूतों की मांग कर रहा है। आज तक से खास बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि बहुत जल्द इस्लामाबाद नई दिल्ली से आतंकवादियों की वॉइस रिकॉर्डिंग्स की मांग करने वाला है, जिन्हें भारत की खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जंजुआ भारत के एनएसए अजीत डोवाल से आतंकवादियों की फोन रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ आतंकवादियों की फिंगरप्रिंट्स की मांग करने वाले हैं। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने आज तक को बताया कि जो सबूत अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सौंपे थे, उसके आधार पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। ये लोग पाकिस्तान के बहावलपुर, गुजरावाला और झेलम से हिरासत में लिए गए थे। पठानकोट पर आतंकी हमले से कोई कनेक्शन न मिलने की वजह से इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे की जांच के लिए पाकिस्तान पठानकोट में मारे गए आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट मांगेगा। आतंकियों के फिंगरप्रिंट को पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सिस्टम यानी NADRA के डेटाबेस में पड़े फिंगरप्रिंट से मिलान किया जाएगा। इसके अलावा पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादियों की पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों की बातचीत का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान मांगने वाला है। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है, तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने पठानकोट हमले में पाकिस्तान के कनेक्शन की जांच करने के लिए संयुक्त जांच टीम बना चुके हैं, जिसे भारत से मिले सबूतों के आधार पर जांच का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन जांच के दौरान कई अड़चनें आ गई हैं। जिन सिम कार्ड से पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने बातचीत की, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि सिम कार्ड मुहैया करवाने से पहले उन लोगों की जांच नहीं की गई, जबकि सिम कार्ड देने से पहले पाकिस्तान में बायोमेट्रिक टेस्ट अनिवार्य किया गया है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां आतंक के आकाओं की बातचीत के नमूने से तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। पठानकोट हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि बिना कार्रवाई किए भारत बातचीत के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा। इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कह चुके हैं कि बिना कार्रवाई की बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमले के 10 दिन बाद भी पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले की साजिश रचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी पाकिस्तान चाहता है कि 15 जनवरी को दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत जरूर हो। मुंबई में हुए 26/11 के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने ठीक ऐसा ही किया था। पहले तो सबूत मांगे और फिर सभी सबूतों को झुठला दिया। भारत के गुनहगार हफीज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। फिर भी नवाज शरीफ को यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के दरवाजे को खुला रखेंगे। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक।
पठानकोट में आतंकी हमला खत्म होने के बाद हमने सभी सबूत सौंप दिए। शुरू में पाकिस्तान ने जरा सा जोश भी दिखाया था कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब वही पुराना राग अलाप रहे हैं। यानी हमने तो सबूत सौंप दिए हैं, लेकिन उसको नाकाफी बताता हुआ पाकिस्तान ठीक उसी जगह पर खड़ा दिख रहा है जैसे इससे पहले के आतंकी हमलों में दिखा है। साल 2015 के जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अचानक लाहौर जाकर गले लगाया तो संदेश साफ था कि साल जा रहा है, मलाल भी चला जाए। मोदी ने 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उन्हें दोस्ती का अनमोल तोहफा दिया था, लेकिन नए साल की शुरुआत पर पाकिस्तान की तरफ से देश को रिटर्न गिफ्ट में मिला पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला। आतंकियों को तो हमारे जाबाजों ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन गोलीबारी में हमारे 7 जाबाज भी शहीद हो गए। आतंकवादियों के पास से मिले सारे सबूत एक सुर में कह रहे थे, इस हमले में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का ही हाथ है। भारत ने सारे सबूत पैक करके पाकिस्तान को भेज भी दिए। सबूत नंबर 1, आतंकवादियों के जूते। मारे गए आतंकी ने एपकॉट ब्रांड के जूते पहन रखे थे। ये पाकिस्तान की जानी मानी कंपनी है। सबूत नंबर 2, मेड इन पाकिस्तान बैटरियां। आतंकवादियों के पास से ये बैटरियां मिली थी जिन पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगा था। सबूत नंबर 3, जैश ए मोहम्मद का पर्चा। एसपी गुरदासपुर सलविंदर सिंह की गाड़ी से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का पर्चा मिला था, जो आतंकियों ने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। सबूत नंबर 4, फोन कॉल रिकॉर्ड। भारत ने आतंकवादियों के फोन कॉल रिकॉर्ड किए हैं जिनमें पठानकोट आए आतंकवादियों ने बातचीत की थी। एक आतंकवादी ने तो अपनी मां से भी बातचीत की थी। सबूत नंबर 5, आतंकवादियों के हथियार। आतंकवादियों के पास से चीन और पाकिस्तान में बने हथियार मिले थे, जिनके रिकॉर्ड भी पाकिस्तान को भेज दिए गए थे। पठानकोट आतंकी हमले से जुड़े सारे सबूत और किस रास्ते से आतंकवादी पाकिस्तान से पठानकोट पहुंचे, इसका भी ब्यौरा भारत ने पाकिस्तान को भेजकर गेंद उसके पाले में डाल दी। आतंकी अपने हैंडलर से बात कर रहा था, अपनी मां से बात कर रहा था, तो इस तरीके के इंटरसेप्ट आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन ये देखता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इतने सारे सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी शुरुआती जांच में ये कह दिया कि आतंकवादियों के जो टेलीफोन नंबर भारत ने मुहैया कराए थे उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड देने से पहले बायोमेट्रिक जांच ही नहीं हुई। मजबूरी का हवाला भी दिया कि 12.5 करोड़ लोगों के देश में इतने लोगों की जांच कर पाना मुमकिन नहीं है। कहने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई का जितना जोश हमले के बाद दिखाया था, वो जोश बीते वक्त के साथ ठंडा पड़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सवाल तो यह है कि एक एक सबूत चीख चीख कर यह कह रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ही इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर कबूलने को तैयार नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कबूलने की बात तो छोड़ दीजिए, वहां पर बैठे नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकार पर उंगली खड़ा करते हैं। जी हाँ, मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि मोदी की तो नियत ही नहीं है दोस्ती की। तो मुशर्रफ साहब को कोई याद दिला दे कि लाहौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती का पैगाम लेकर ही गए थे, लेकिन मिला क्या बदले में? पठानकोट हमले का जख्म अभी रिस ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान से इस जख्म के लिए मरहम की जगह नमक ही आ रहा है। सुना आपने, परवेज मुशर्रफ को लगता है कि आतंकी हमले पर पाकिस्तान का रुख पॉजिटिव है और भारत का नहीं। ये वही कहानी हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुशर्रफ ने पाकिस्तान से जहर उगला तो भारत में भी बयान वीरों की कमी कहां है? पठानकोट पर हमले को लेकर भारत के तेवर कड़े हैं। हालांकि सरकार में शामिल रामविलास पासवान तो पाकिस्तान को खुद ही आतंक पीड़ित देश बता रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो टेररिज्म की घटना घट रही है तो हमारे ही देश में तो नहीं घट रही है ना।
हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं। तो यदि नवाज शरीफ के कंट्रोल में यदि टेररिस्ट रहता तो उनके यहाँ कैसे हत्या होती। नेता बातें कर रहे हैं, मंत्री बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान भी बातें ही कर रहा है। देश की आन पर शहीद हुए जाबाजों का लहू पुकार रहा है कि क्या अब भी सिर्फ बातचीत ही होगी? कब तक बहता रहेगा जाबाजों का खून? देश के दुश्मनों पर एक्शन कब होगा? आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आज सुबह आंखें खुली और खुली ही रह गई। एक ऐसा वीडियो टेलीविजन पर देश के सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। एक बहू इतनी बेरहम हो सकती है? देखिए, बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये रिपोर्ट। सास, बहू और अत्याचार के इस वीडियो ने पूरे देश में जैसे सनसनी सी फैला दी है। एक बहू अपनी सास को इतनी बेरहमी से पीट रही है, शायद ही इससे पहले आपने कहीं देखा हो। आज हम आपको इस वीडियो की पूरी सच्चाई दिखाएंगे। इस बहू ने सास को क्यों पीटा? क्या सास और बहू के बीच कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी? क्या बहू का ससुराल वालों से कोई झगड़ा चल रहा था? क्या बहू और नंदों के बीच भी कोई अनबन थी? सास को पीटने वाली बहू के पति क्या कहते हैं? सारे सबूत और सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बता दें कि बहू का बेरहम चेहरा सामने लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की एक कहानी है। सबसे पहले बात इस पूरे वीडियो की। आपने सास बहू के सीरियल बहुत देखे होंगे। कभी सास को बहू के खिलाफ साजिश करते हुए देखा होगा, तो कभी बहू को सास के खिलाफ साजिश करते हुए भी। लेकिन किसी बहू को इतनी बेरहमी से अपनी सास को पीटते हुए पहली बार देखा होगा। सास पर बहू का ये टॉर्चर कुछ इस तरह से शुरू होता है। बहू किचन में कुछ कर रही होती है, सास रजाई में लेटी होती है। अचानक बहू आती है और एक कपड़े से सास के गले में फंदा लगा देती है और फिर बेड पर चढ़ जाती है। पूरी ताकत के साथ सास के दोनों कानों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। बार बार कपड़े से सास का गला घोटने की कोशिश करती है। फिर वो किचन में वापस जाती है और अंदर से सिलबट्टा लेकर आती है। पहले वो सिलबट्टे से कमर पर वार करती है, फिर सास के सिर पर पत्थर पटकती है। एक बार सिलबट्टा उसके हाथ से छूट जाता है। वो जैसे ही दोबारा सिलबट्टा उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, सास उसके हाथ पकड़ती है। वो जोर जबरदस्ती करती है। बहू की बेरहमी की हद तो उस वक्त पार हो जाती है जब वो पानी की रॉड से सास को करंट लगाने की कोशिश करती है। यहाँ भी बहू के अत्याचार से सास जैसे तैसे बचने की कोशिश करती है। अब वीडियो जमाने के सामने है और बहू की पिटाई से घायल सास बिस्तर पर पड़ी है। किचन में से आके इसने मेरे मुंह पे बहुत चाटे मारे, फिर गला घोटा बहुत पूरी ताकत से। उसके बाद जब भी मैं ना घोट पाई तो ये कोई भारी भरकम पत्थर लेके आई। उसने मेरे सिर पे और कमर में धनाधन बरसा डाले। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर के जैन परिवार की। चलिए सबसे पहले आपको पूरे जैन परिवार में कितने सदस्य हैं ये बता देते हैं। राजरानी जैन सास हैं और बहू का नाम संगीता है। संगीता के पति संदीप जैन हैं। ससुर का नाम श्रीयांश कुमार जैन है। रश्मि, लीना और बिपाशा संगीता की 3 ननद हैं। इसमें मेरी भाभी संगीता, वो अपनी सास यानी मेरी माँ को गला घोटने की कोशिश कर रही है।
और जब 10 मिनट तक वो गला घोंटती रही और फिर उसने जब देखा कि ये तो मर ही नहीं रही है, तो फिर उसने सिलबट्टा उठा के बट्टे से 3-4-5 वार किए। उसके बाद फिर वो बाहर चली गई, ये दिखाने के लिए कि वो नॉर्मल है। संगीता के पति संदीप जैन यानी पीड़ित राज रानी का बेटा भी अपनी पत्नी पर अत्याचार का आरोप लगाता है। ये मेरी मदर है और जो पीट रही हैं वो मेरी वाइफ है, जो अक्सर इस तरह के हालात बनाती रहती हैं, मेरे साथ भी मारपीट करती हैं और काफ़ी भयानक तौर पर करती हैं और किसी भी हादसे के होने का अंदेशा हमेशा बना रहता था। लेकिन आरोपी बहू भी अपनी सफाई दे रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मामला देश के नामचीन वकीलों से लेकर इंसानियत की पैरवी करने वालों के बीच पहुंच चुका है। कहानी अभी बाकी है। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हैरान सिर्फ हम और आप ही नहीं है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैरान है। ऐसे लोग जो महिलाओं के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो हैरान है। सब कह रहे हैं एक बहू इतनी बेरहमी से अपनी सास एक और महिला की पिटाई कर सकती है। देखिए, जो तस्वीरों में दिख रहा है वही पूरा सच है या ये अधूरा सच है, क्योंकि बहू लगा रही है अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम, अपनी ननदों पर लगा रही है साजिश का इल्जाम। इधर पति कहता है, जो संगीता आरोपी का पति है, वो कहता है कि ये अपने सास ससुर को पीट कर घर पर कब्जा करना चाहती थी। क्या है सच? हमने बात की है न सिर्फ सास से जिसे इस बहू ने पीटा है, बल्कि पति से भी। सुनिए। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। इसमें भी सास को पीटने वाली आरोपी बहू है और उसका पति है। आप देख सकते हैं कि कैसे संगीता अपने पति संदीप जैन को भी पीट रही है, उसे धक्के दे रही है। ये तस्वीरें संदीप कुमार की कपड़े की दुकान की हैं। सास बहू और अत्याचार की कहानी इसी कपड़े की दुकान से शुरू होती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सास की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि लेडीज पुलिस पीड़ित सास से पूछताछ कर रही है। बहू पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इसमें जो पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश में, क्लिपिंग देखने से जो तथ्य प्रकाश में है, इसमें अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से जो है विवाद रहा है। पूर्व में पुलिस के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फिर भी मैंने क्षेत्राधिकारी को ये कहा है कि आप जो है विधिवत रूप से हर चीज का परीक्षण कर लें। बिजनौर के नहटौर के श्रेयांश कुमार जैन और उनका बेटा संदीप कुमार जैन कपड़े की एक दुकान चलाते हैं। संदीप और संगीता की 17 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन 7 सालों में दोनों को कोई बच्चा नहीं है। बताया जाता है कि पति पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था और कई बार मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया और दहेज और तलाक का मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन इतना सब हो जाने पर भी पत्नी संगीता ने घर नहीं छोड़ा। दोनों के बीच हाथापाई इतनी बढ़ गई कि संगीता जैन कपड़े की दुकान पर भी अपने पति के साथ मारपीट करती हुई नजर आई। हमसे चाहती है कि हमारे माँ बाप मर जाएं और मैं हर चीज कब्जा लूं। इस तरह का उनका थिंकिंग है। मुझे इस हत्यारिन से मुझे छुटकारा चाहिए और इसको जो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी बहू किसी घर में ऐसा अत्याचार ना करे। आरोपी संगीता के पति के संगीन आरोप। संगीता पर सास ससुर को मारने के लगाए आरोप। संगीता चाहती है पूरे घर पर अपना कब्जा। संदीप जैन कहते हैं कि संगीता घर पर पूरी तरह से अपना होल्ड करना चाहती है और ऐसा नहीं होने पर वो परिवार को टॉर्चर कर रही है, जबकि संगीता इसके पूरी तरह से उलट अपनी सफाई पेश कर रही है। इतने सालों से ये माँ बाप और बहनों का इनका ये था कि अगर माँ ने ये कह रखा था, अगर तू दहेज 3.5 लाख रुपए तेरी बीमारी में जो लगाया, अगर अपने घर से नहीं लाई ना, तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। और ससुर ने ये कह दिया था, अब जिस दिन माँ बाप मतलब माँ और बेटे मंदिर चले जाते तो ससुर, बेटी तो थी नहीं, तो ये कहते रहते थे, अगर तूने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तुझे बच्चा मैं ही दूंगा, मेरे बेटे के अंदर कमी है, अगर तूने मेरे साथ संबंध बनाया तुझे मैं अपने बेटे को होने नहीं देने का। बहू संगीता ने भी लगाए संगीन आरोप। ससुर पर यौन उत्पीड़न के लगाए आरोप। बहू संगीता ने अपनी नंदों पर भी लगाए आरोप।
नंदों पर जायदाद के लिए साजिश रचने के आरोप। तो सुना आपने आरोपी बहू संगीता क्या कह रही है, जबकि जैन परिवार का आरोप है कि बहू के अत्याचारों से तंग आकर ही उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे ताकि उसका सच सामने आ सके और उसके अत्याचारों की कहानी जमानत देख सके। और 5 जनवरी 2016 को बहू के अत्याचार की ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। अब जैन परिवार का कहना है कि उनकी बहू का सारा भेद खुल चुका है और अब वो इंसाफ चाहते हैं। आरोपी संगीता पर उसके पति की तहरीर पर ही 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हैरान रह जाएंगे आप, सास बहू के झगड़ों के आंकड़े देखेंगे, जो मामले दर्ज किए गए हैं वो भी हम आइए आपको बताते हैं, और दहेज उत्पीड़न के जो मामले रहे हैं 2014 तक के वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से आंकड़े जानने चाहिए। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं देश में सास बहू के झगड़े कितने हुए हैं। 2010 से लेकर शुरुआत करें तो 94 हजार के आसपास शुरू में है, यानी 90 के इर्द गिर्द ही पूरा आंकड़ा रहता था। 94, 99 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 1,22,877 2014 में मामले दर्ज किए गए थे। तो ऐसे केसेस जो पुलिस के थाने तक पहुंचे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आइए आपको जरा बताते हैं कि दहेज उत्पीड़न के कितने मामले, क्योंकि ये महिला आरोप लगा रही है बहुत सारे, उसमें ससुर पर ये यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा रही है। 2010 से लेकर 2014 तक दहेज उत्पीड़न के जो मामले हुए हैं वो 8,000 के इर्द गिर्द ही दिख रहे हैं, जैसा कि आप आंकड़ों में देख रहे हैं 2010 से लेकर 2014 तक। और हर रोज की तरह स्पेशल रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सबसे दिलचस्प खबर, ये खबर तो वैसे 7 समंदर पार की है, लेकिन खुशखबरी हिंदुस्तान के लिए है। यूके के IQ टेस्ट में हिंदुस्तान के मुल्क की एक लड़की अव्वल आई है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को भी इस IQ टेस्ट में पीछे छोड़ दिया है। देखिए, आइंस्टाइन से भी तेज है ये लड़की, हॉकिंग से भी ज्यादा होशियार है ये लड़की, कंप्यूटर से भी तेज चलता है कश्मिया का दिमाग। दुनिया की सबसे तेज लड़की बनी कश्मिया वाही। जी हां, ये है कश्मिया। कश्मिया ने जो कर दिखाया है वो वाकई अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। अब सुनिए कश्मिया ने ऐसा किया क्या है। कश्मिया ने ब्रिटेन के मशहूर मेंसा टेस्ट पास किया है और उसमें उसे 162 अंक हासिल हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंसा टेस्ट क्या है, तो आपको ये भी बता देते हैं। मंसा टेस्ट IQ का टेस्ट है। IQ के इस टेस्ट में कश्मिया वाही ने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन और हॉकिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। मेरे को पापा मम्मी के सामने खोलना नहीं था, तो मैं सीक्रेटली इस रूम में आई थी और उनको बताया नहीं कि मेंसा का टेस्ट आया है। सीक्रेटली ओपन किया, खोला तो देखा कांग्रेचुलेशंस रिटन। तो देन आई वेंट इनटू द रूम, टोल्ड देम कि मैंने ये टेस्ट खोल दिया है, ये लो देख लो रिजल्ट्स। कश्मिया की उम्र अभी 11 साल है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली कश्मिया सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल हो गई है। कैटल 3B मेंसा IQ जांचने की अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में बालिगों को अधिकतम 161 अंक और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिकतम 162 अंक मिल सकते हैं। बताया जाता है कि आइंस्टाइन और हॉकिंग का IQ स्तर 160 था और 11 साल की कश्मिया वाही ने पूरे 162 अंक हासिल किए हैं। और इस तरह से कश्मिया वाही 162 अंक हासिल करके आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की श्रेणी में आ खड़ी हो गई है। लेकिन भारतीय मूल की इस तेज तर्रार दिमाग वाली लड़की के कदम यहीं थमने वाले नहीं, आगे बढ़ने को बेताब हैं। जी हाँ, वो जुकरबर्ग और बिल गेट्स की तरह बनना चाहती है। वो नया ऐप तैयार करना चाहती है। तो मेरे को एक ऐप डेवलप करना है। तो I'd like to make it and one day maybe hopefully become as great as Bill Gates and maybe Mark Zuckerberg. कश्मिया के पिता विकास वाही और उनकी मां पूजा वाही लंदन के ड्यूश बैंक में काम करते हैं। और इस छोटे से परिवार के लिए इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या होगी कि उनकी बेटी ने दुनिया में अपने खानदान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी दिलचस्प खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है।
देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने